नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज एक नई सुबह में और एक बहुत ही विशेष यूनिट और टॉपिक कंटेंट के साथ में, जहां अपने पास अब स्टार्ट होने वाला है एंटीनेटल पीरियड वाला पोर्शन। एंटीनेटल पीरियड 9 मंथ ऑफ ड्यूरेशन वाला एक इंपॉर्टेंट समय, और उस 9 मंथ में प्रेगनेंसी जैसे डेलिकेट इवेंट को एक फीमेल जब मदर के रूप में अडॉप्ट करती है तो उसकी होल बॉडी में हेड टू टो सारे के सारे एनाफिजियो के सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये वो सारे चेंजेस फीमेल की लाइफ में पहली बार आते हैं जब वो प्रेगनेंसी वाली लाइफ को जीना शुरू करती है, एक बच्चे के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करती है, अकोमोडेट करती है, प्रिपेयर करती है। हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वेटेज वाला पोर्शन है, जहां पूछा जाता है कि टेम्परेरी आए इस 9 महीने के दौर को एक मदर की बॉडी कैसे मैनेज करती है, क्या उसमें नॉर्मल चेंजेस होते हैं, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे उन्हें मैनेज किया जाता है। उस सीक्वेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन बॉडी में आने वाले बहुत सारे चेंजेस, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो सभी नॉर्मल हैं। कई बार ऐसा होता है कि बॉडी में अचानक कोई चेंज आए तो वो किसी एबनॉर्मलिटी या डिजीज को बताता है, लेकिन प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल फिनोमेना है, चेंजेस भी नॉर्मल होते हैं, नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल। वही हेडिंग आपकी सामने बोर्ड पर मेंशन है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। इस कैटेगरी में काफी सारे एमसीक्यू का समावेश है। बहुत सारे एमसीक्यू मैं आपको 2-3 लेक्चर में डिस्कस करके बताऊंगा। कुछ यहां पे 10-15 लिए गए हैं एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे, जिन्हें आप सबसे पहले बोर्ड पे देख लीजिए। रिवाज वही, उसूल वही, क्वेश्चन देखें, वीडियो पॉज करें, नोट डाउन कर लें, संभाल के रख लें, और जैसे ही ये कंटेंट पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन से हो जाएगा, इन सभी एमसीक्यू के करेक्ट आंसर भी आप लेकर जाएं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनिंग सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, ईडीडी। एक फीमेल अपना एलएमपी भूल गई है। ईडीडी निकालने का मोस्ट कॉमन मेथड होता है एलएमपी से। यदि वो एलएमपी ही भूल गई है कि उसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, तो फिर अपन ईडीडी कैलकुलेट कैसे करेंगे, सवाल की डिमांड है। सामने ऑप्शन नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट वन, यहां पे फिर ईडीडी का सवाल दिया गया है। एक फीमेल की एलएमपी है 22 जुलाई 2014। 22 जुलाई 2014 उसकी एलएमपी है, और पिछली बार जब उसे पीरियड आया था उसमें ब्लीडिंग 4 दिन हुई थी, तो उसका ईडीडी क्या होगा ये देखना है आप लोगों को। क्या एलएमपी में 4 दिन की ब्लीडिंग से ऑप्शन पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये जज करके आंसर देना है। नेक्स्ट वन, एक और, यदि एक फीमेल की साइकिल 32 दिन की रही हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी आइडियल ड्यूरेशन 28 डेज होती है, वो 32 डेज की हो गई हो, और उसका एलएमपी 10 जून हो, तो उसका ईडीडी क्या होगा। कहने का मतलब ये 28 से जो 32 दिन हो गए, इससे जवाब पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा को मानकर आपको जवाब देना है। दिस क्वेश्चन इज लिंक्ड फ्रॉम जिपमर पांडिचेरी 2017। नेक्स्ट वन, यहां देखें, फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरवोलेमिया कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। उस हाइपरवोलेमिया में फीमेल की बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड रिटेन है। अब उसको मैनेज कैसे करना है उसे, कि ज्यादा फ्लूइड रिटेन और ना हो कि एडिमेट के चांस हो जाए, कैसे मैनेज किया जाता है। ये सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कौन सा वो आइडियल इंस्ट्रक्शन होगा जिससे हम फ्लूइड रिटेंशन से अराइज होने वाली प्रॉब्लम को ओवरकम करने में कैपेबल हो पाएंगे। नेक्स्ट वन, 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है। प्रेगनेंसी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्या नहीं होता है वो आपको जज करना है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट वन,
इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। प्रेगनेंसी के अंदर कार्डियोवास्कुलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं बताऊंगा मैं आपको। यहां वही से सवाल है, ब्लड वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है उसका रिलेशन किससे होता है या उसमें क्या क्या शामिल होता है। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो इसका आंसर है वो काफी यूनिक है। नेक्स्ट वन यहां देखें, लोअर हीमोग्लोबिन। प्रेगनेंसी है, चेंजेस आया और कंसंट्रेशन वाइज हीमोग्लोबिन कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये सामने 4 अवेलेबल ऑप्शन में से आपको जज करके निकालना है। नेक्स्ट वन ये देखिए, मैटरनल ब्लड वॉल्यूम प्रेगनेंसी में क्या होता है, सेम होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, परसेंटेज वाइज चेंज होता है या नहीं, उसको लेकर सवाल है। ऑप्शन सामने अवेलेबल। नेक्स्ट वन आ गया जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। प्रेगनेंसी में जैसा मैंने कहा हर सिस्टम में चेंज आएगा, तो जीएफआर रीनस सिस्टम में जो चेंज आता है वो कितना परसेंटेज वाइज बताया जाता है। सामने ऑप्शन अवेलेबल। नेक्स्ट वन यहां देखें, प्रेगनेंसी में सारे चेंजेस होते हैं, कौन सा नहीं होता। सारे एक्सेप्टेबल चेंजेस सिवाय एक के, कौन इंक्रीज नहीं होता। नेक्स्ट हीमोडायनेमिक चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे प्रेशर से रिलेट ये क्वेश्चन है। कौन सा चेंज है जो नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इन 4 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन आ गए डाइजेस्टिव पे। कुछ देर पहले रीनल पे थे, कुछ देर पहले कार्डियोवास्कुलर पे थे। सवाल है डाइजेस्टिव से, जीआईटी में होने वाला चेंज सभी सिस्टम में चेंज होगा। अब की बार जीआईटी से सवाल सामने अवेलेबल। नेक्स्ट वन, यूरिनरी सिस्टम में जो चेंज आता है वो क्या चेंज होता है। सामने ऑप्शन है, जज करना है क्या सारे ही होते हैं या कोई एक स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट साइज, चेंज इन साइज। ब्रेस्ट चेंजेस जो प्रेगनेंसी में होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होंगे, लैक्टेशन से रिलेटेड भी होंगे। उन चेंजेस को आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, किस प्रकार उनका एक्सप्लेन किया जाता है, क्यों वो चेंज आता है। ये देखें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो गया और मदर की कंप्लेंट है टायर्डनेस की, थकान की, कमजोरी की। इस स्टेटमेंट को कार्डियोवास्कुलर के किस लैंडमार्क से रिलेट किया जाएगा कि फीमेल को ऐसा क्यों हो गया, डिजनेसी क्यों हो रही है। नेक्स्ट वन, फीटल वेट। प्रेगनेंसी में फीटल वेट अलग अलग गैस्ट्रेशनल वीक पे अलग अलग होता है, उसे अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट के लिए साइंटिस्ट के मेथड्स भी होते हैं। कौन से साइंटिस्ट के मेथड से फीटल वेट को एक्सप्लोर किया जाता है, यह आपसे डिमांड कर रहा है। नेक्स्ट वन, 32 से 40 वीक जो गैस्ट्रेशन है प्रेगनेंसी में, जब 32 वीक से लेकर 40 वीक का लास्ट के 8 वीक वाला टाइम है, उस टाइम पीरियड में एवरेज फीटल वेट गेन पर डे कितना होता है, वो आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पे रखा। जैसा मैंने कहा, कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि और भी 20-50 एमसीक्यू पुटअप किए जा सकते हैं, पर अभी अपन सीक्वेंस में सारे कंटेंट को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे और वहीं पर बनने वाले एमसीक्यूज आपको बताएंगे। वो एमसीक्यू अलग होंगे और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी लाइफ में एक नया टाइम पीरियड, एंटीनेटल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास हेडिंग हो जाए बोर्ड पे सबसे पहले, तो अपने पास बात चलने वाली है हमारे 9 मंथ पीरियड की, जिसका नाम है एंटीनेटल पीरियड। अब इस पीरियड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले डायरेक्ट लेके आ जाता हूं मैं आपको। 2 से रिलेटेड है, एक नाम होता है प्री नेटल और एक नाम अपने पास होता है पेरीनेटल। क्यों ना पहली लाइन से ही एमसीक्यू अराइज करने जैसी
बातों को ही सामने बोर्ड पे लिखा जाए, क्योंकि टीचिंग इफेक्टिव वही जो एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में हमारे सामने आए। एक है प्रीनेटल और एक वर्ड बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया मैंने पेरीनेटल। दो शब्द हैं। सबसे पहली चीज ये, कुछ रनिंग नाम बताता हूं। रनिंग नाम मतलब जो इजीली अपन दोहराते रहते हैं। एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम। हल्का सा सवाल, व्हाट इज पार्टम, व्हाट इज नेटल? तो पार्टम और नेटल होता है लेबर। लेबर से पहले एंटीनेटल, लेबर के दौरान इंट्रानेटल, लेबर के बाद पोस्टनेटल, और नेटल को ही पार्टम कहा जाता है। सामने जो बोर्ड पे दो शब्दों का मीनिंग सुनेंगे अपन। पहला लिखा हुआ है अपने पास में प्रीनेटल। इस प्रीनेटल को ही एंटीनेटल भी बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और एंटीनेटल को ही एंटीपार्टम बोलते हैं। तो पहली बात तो यह हो जाए कि अलग अलग कोई यहां पे प्रकट नहीं हुए हैं, एक ही शब्द को प्रेजेंट करने के मेथड हैं। प्रीनेटल ही एंटीनेटल और एंटीनेटल ही एंटीपार्टम, कुल मिलाकर के प्रेगनेंसी का समय। अब यह समय कब से कब तक है? जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट हुई। कब हुई थी? आपको पूछ के नहीं हुई थी। जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट हुई थी, मतलब फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन। जब बॉडी में कंसेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तब से प्रेगनेंसी की लाइफ स्टार्ट हुई और पूरे 9 महीने बाद लेबर के तौर पे एंड हुई। तो ये टाइम पीरियड कब शुरू होता है? जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट कब होती है? जब फर्टिलाइजेशन होता है या कंसेप्शन होता है। तो बात करेंगे प्रीनेटल स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन को ही अपन बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखें, हमारे पास यह शब्द आया पेरीनेटल। पेरीनेटल क्या है? जो 3 नाम रनिंग लैंग्वेज में बोलते थे, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, या एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम, इन सभी को एक साथ क्या कहते हैं? पेरीनेटल। आप इसमें मेंशन कर सकते हैं तीनों का समावेश, एंटी, इंट्रा और पोस्ट। आगे चाहे लगाओ नेटल, चाहे आगे लगाओ पार्टम, मीनिंग चेंज नहीं होगा। सभी का, तीनों को जोड़ दें अपन, तीनों टाइम को इंक्लूड कर दें, तो टाइम निकल के आता है पेरीनेटल। तो मीनिंग ये था, जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट हुई उस दिन एंटीनेटल शुरू। अगले 280 दिन 9 महीने प्रेगनेंसी चलेगी। 9 महीने कंप्लीट होते ही 12, 16, 18 घंटे का लेबर चलेगा, इंट्रानेटल। लेबर की 4 स्टेज पूरे होते ही 6 वीक 42 दिन का चलेगा पोस्टपार्टम, पोस्टनेटल। तो होना क्या चाहिए? ठेठ से लेकर ठेठ तक प्रेगनेंसी, कंसेप्शन से लेकर के पोस्टपार्टम के 42 दिन तक पूरा जो समय होता है वो पेरीनेटल होता है। तो पेरीनेटल ने अपने बारे में एक विशेष बात यह कही कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूं, पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के, पूरे 10-20 घंटे लेबर के, पूरे 42 दिन पोस्टपार्टम के। पर मैं खुद इस पीरियड को कम करूंगा। मैं नहीं बोल रहा, पेरीनेटल बोल रहा है। वो कम करेगा, वो ये कहेगा कि मैं स्टार्ट करता हूं उसको वायाबिलिटी से। भले ही एक फीमेल प्रेग्नेंट हो गई कंसेप्शन वाले दिन, पर उसकी प्रेगनेंसी तब तक काम की नहीं होती जब तक उसमें वायाबिलिटी क्रॉस नहीं होती। और वायाबिलिटी आपको बढ़ा दी गई है, 22 वीक पे आती है। 22 वीक से पहले प्रेग्नेंट फीमेल थी भी तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 22 वीक से पहले टर्मिनेट हो जाती तो बच्चे को लाइफ नहीं दे पाती। तो क्वालिटी वाली प्रेगनेंसी 22 वीक के बाद शुरू, नॉर्मल प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होते ही शुरू, क्वालिटी वाली प्रेगनेंसी 22 वीक के बाद शुरू। इसीलिए ये पेरीनेटल स्टार्ट होता है कब? स्टार्ट फ्रॉम वायाबिलिटी। तो अपने पास MCQ 2,
कि नॉर्मल अपन प्रीनेटल पढ़ते हैं तो वो स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन से, जबकि पेरीनेटल जो सबको इंक्लूड कर रहा है वो स्टार्ट होता है वायबिलिटी के बाद, क्योंकि उसका कहना यह है कि मैंने सभी को साथ में लपेटा है, मेरा समय बहुत बड़ा है, तो मैं क्वालिटी वाली चीजों की बात करूंगा, और क्वालिटी वाली बातें प्रेगनेंसी में वायबिलिटी के बाद आती है। एक बात नंबर 2, प्रेगनेंसी के अंदर ही प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके कैसे, तो देखें मैंने सामने बोर्ड पर मेंशन किया प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन, और उसे लिखने के 3-4 कॉमन मेथड हैं, सारे मैं आपको बता देता हूं, 1 बाय 1 देख लीजिए वो चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे सिंपल, इंग्लिश कैलेंडर जो नेगली भी फॉर्मूले में लाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से प्रेगनेंसी को बोल दिया आपने 9 मंथ, और इसमें नेगली वाला हिसाब किताब लगाया तो 7 डे। ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाली। फिर बात करी वीक में, गेस्टेशनल एज अपन ने पढ़ी भी है, वीक में बताई जाती है, वो बोलता है प्रेगनेंसी पूरी कितने वीक की, 40 वीक की। आइडियल प्रेगनेंसी कितने वीक की, 40 वीक की। तो महीने अंग्रेजी के नाम बता करके सप्ताह बताए गए, तो बोल दिया 40 वीक की प्रेगनेंसी। फिर इसके बाद महीनों में हो गया, सप्ताह में हो गया, दिन में बता दो, तो दिन की जब बात आई तो 40 वीक के अकॉर्डिंग दिनों में आपने बता दिया 280 दिन की प्रेगनेंसी। तो ये सब अल्टरनेट है, पर्यायवाची है, कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को अंग्रेजी कैलेंडर में महीने के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, दिन के हिसाब से 9 महीने 40 वीक 280 दिन ऐसे बताएं। फिर बात चली साइकिल के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से। इंग्लिश कैलेंडर अलग है, हिंदू कैलेंडर अलग होते हैं। हिंदू कैलेंडर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, माघ, पोष, शुल्क, ये वाले हिंदी कैलेंडर। जहां हिंदुओं में हमारे में पूर्णिमा और मावस से महीना कंप्लीट होता है। मुस्लिम कैलेंडर जो चांद के हिसाब से चलता है, हाफ मून, फुल मून, वो सिस्टम आप गौर करेंगे तो आप भी देखेंगे हमारे हिंदुओं में या मुस्लिमों में जो कैलेंडर होते हैं वो 28 दिन के होते हैं। हर 14 दिन के बाद 15वां दिन या तो मावस का होता है या पूर्णिमा का होता है। तो उस हिसाब से उन सबको बोलते हैं ल्यूनार मंथ, चांद के हिसाब से चलने वाले। चाहे तो हिंदू या मैं मुसलमान, पर देखेंगे दोनों चांद को ही, चांद के हिसाब से महीने जो निकालते हैं कहलाते हैं ल्यूनार मंथ। और ल्यूनार मंथ एक महीने में 28 दिन होते हैं, इसीलिए एक और तरीका है प्रेजेंट करने का, 10 ल्यूनार मंथ। ल्यूनार का मतलब चांद के हिसाब से, और चांद के हिसाब से एक महीना 28 दिन का, तो 10 महीने 280 दिन के। तो ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को एक्सप्लेन करने के 4 कॉमन मेथड थे। अब यहीं पर एक चीज अपन निकालेंगे, वो क्या होगी, वीक के हिसाब से लाइन आती है उसमें, और नेचर है उसका ट्रू गेस्टेशनल पीरियड, या ट्रू गेस्टेशन कितने दिन का होता है। यह जवाब सामने बोर्ड पे लिखना है। तो इसका जवाब देने के लिए हल्की सी 2 मिनट की कसरत कर लो। वो ये, एम्ब्रियोलॉजी की स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी थी 2 एज, गेस्टेशनल एज और फीटल एज। गेस्टेशनल एज जो साइकिल के 14 दिनों को जबरदस्ती जोड़ करके फीटल एज से बड़ी हो जाती थी, और फीटल एज वो जो वास्तव में फर्टिलाइजेशन से शुरू होने के कारण गेस्टेशनल से 14 दिन छोटी रह जाती थी। वहां मैंने यह भी सिखाया था, भविष्य में पूरी ओबीजी में कभी भी आपका पाला पड़ेगा तो गेस्टेशनल एज 14 दिन एक्स्ट्रा वाली से पड़ेगा। तो जब यहां सामने बोर्ड पर सच्चाई की बात चल रही है, ट्रू गेस्टेशन बताइए, तो ट्रू का मतलब तो यह था हमने सम्मान के तौर पे साइकिल के 14 दिन जोड़े थे जो नहीं जोड़ने चाहिए थे। तो ट्रू की बात जब चलेगी तो इन सब में 14 दिन कम होंगे। 280 में 14 दिन कम भी करें तो आंसर आता है 266 दिन। 280 दिन की पूरी प्रेगनेंसी है, पर वो प्रेगनेंसी गेस्टेशनल एज है,
और उस गेस्टेशनल एज में 14 दिन साइकिल के जुड़े हैं, और जब बात ट्रू की करे तो 14 दिन कम करके जवाब दे देना। यहां से एमसीक्यू बनता है, आपसे अलग से हाइलाइटर करके सवाल पूछेगा, ट्रू गेस्टेशनल पीरियड कितने दिनों का होता है, जवाब दे देना बिना घबराए, 266 दिन का होता है ड्यूरेशन की बात। नेक्स्ट वन, अगली बात करते हैं अपन, इसमें एक और इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन देते हैं इस बारे में। EDD फुल फॉर्म एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसको निकालने का मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन एक तरीका है, बड़ा सरल है, 10 में से 9 सवाल उस तरीके से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो फॉर्मूला नैगली ने दिया था। अब नैगली फॉर्मूला को बच्चे याद तो रख पाते हैं, 9 महीने 7 दिन, 7 महीने 9 दिन, पर एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे होता है उस चीज को ध्यान से सुनना। नैगली फॉर्मूला बोर्ड पे EDD निकालनी है, मैंने मेंशन कर दिया नैगली। नैगली क्या बोलता है? LMP फुल फॉर्म लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। पिछली बार महीना कब आया था, LMP है। अब इसमें भी कई जने पता नहीं क्यों बड़ा बड़ा करके अलग बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ LMP, लास्ट डे ऑफ LMP। ऐसा नहीं है, कभी LMP को अकेले खुद सोचना, आंसर खुद मिलेगा। वो ऐसा कि हर फीमेल का पीरियड आने का एक टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है। एग्जाम्पल के लिए किसी को हर 14वें दिन पीरियड स्टार्ट होता है, तो जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ वही उसका डेट माना जाता है। वो पीरियड 1 दिन चली ब्लीडिंग, 2 दिन चली, 5 दिन चली, 7 दिन चली, इस बार 3 दिन ही आई, डजंट मैटर, स्टार्ट कब होती है वही आपकी LMP है। डॉक्टर भी आपके PSC CSC पर बैठ के यही लाइन पूछता है, पिछली बार कब महीना आया था। ये नहीं पूछता वो जो महीना आया था वो कब गया था। तो LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ही बताना है। उसके बाद वो ब्लीडिंग 2 दिन चली, 4 दिन चली, 5 दिन चली, फर्क नहीं पड़ता, LMP। अब आगे इस LMP में पहले आप जोड़ेंगे 7 दिन और उसके बाद जोड़ेंगे 9 महीने। पहले 9 महीने और बाद में 7 दिन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा 10 में से 9 सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे, पर 10वां सवाल सॉल्व तब होगा जब आप एग्जैक्टली 7 दिन पहले और 9 महीने बाद में करेंगे। अब यहां पे होने वाली सिली मिस्टेक्स मैं बता देता हूं जो अपन करते हैं। उसमें ये सबसे पहली बात, LMP एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, उस LMP में वो घुमा फिरा कितनी बात बोले, हमें तो ये देखना है पीरियड स्टार्ट कब हुआ। जैसे एक क्वेश्चन बना कि 2 फरवरी को उसको पिछली बार पीरियड स्टार्ट आया था और 7 दिन ब्लीडिंग चल करके 9 फरवरी को उसका पीरियड खत्म हुआ, तो आपको कौन सी डेट यूज करनी है। तो सवाल कॉम्प्लिकेट जरूर किया गया, पर हमें जानना है कि हमें सिर्फ मतलब है स्टार्टिंग डेट से वो क्या थी, 2 फरवरी, उसके बाद 7 दिन पहले, 9 महीने बाद में। वो इसीलिए क्योंकि कैलेंडर 30-31 दिन और फरवरी 28-29 का होता है, तो उससे आंसर वेरिएशन कर सकता है, इसलिए 7 दिन पहले जोड़ लें, बाद में 9 मंथ जोड़ेंगे। अब इसमें एक लॉजिकल थिंग, वो ये आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 डेज की होती है, 28 दिन की, और मैं बोलता हूं इस पृथ्वी पर बहुत ही कम ऐसी आदर्श महिलाएं होंगी जिनका महीना बराबर टकाटक 28 दिन का चलता हो, क्योंकि 1-2 दिन का वेरिएशन हर किसी फीमेल के साथ अटैच होता है। तो जब मैक्सिमम में वेरिएशन होता है तो हमने पढ़ी है एक रेंज कि यदि किसी फीमेल का पीरियड इस ड्यूरेशन के बीच में वेरी करे, वो ड्यूरेशन क्या थी, 21 डेज टू 35 डेज, तो भी उसे नॉर्मल माना जाता था। एग्जाम्पल, यदि किसी फीमेल का महीना 28 दिन का ना होकर 27, 26, 25, 24, 23, 22 का हो तो भी नॉर्मल है, बीमारी नहीं।
यदि किसी फीमेल का पीरियड 28 दिन का ना होकर 29, 30, 31, 32, 33, 34 का हो तो भी नॉर्मल है। मतलब यदि आप इन दिनों के बीच में अपनी ड्यूरेशन रखते हो मतलब आप एबनॉर्मलिटी में नहीं हो। लेकिन सवाल ऐसा आ गया 21 से कम का महीना था, 20 होने से 18 का, तो डिसऑर्डर है भैया पॉलीमेनोरिया। और यदि ऐसा आ गया 35 से ज्यादा वाला तो भी डिसऑर्डर है ओलिगोमेनोरिया। तो पहली बात तो यह कंफर्म करना है, हमें उन्हीं सवालों का आंसर देना है जिसमें फीमेल का पीरियड या तो किस्मत से 28 दिन का हो और 28 का ना हो तो कम से कम जो संख्या हो वो 21 से 35 के बीच में हो। अब सवाल यह बनता है क्या 28 से कम या ज्यादा होने पर ईडीडी पर फर्क पड़ेगा? तो 100% पड़ेगा। यदि किसी फीमेल के दिन 28 से कम हैं, 28 से कम मतलब 21 वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो बोलेंगे साइकिल कम दिनों की हो रही है। कम दिनों की हो रही है तो ईडीडी जो भी आएगी उसमें जितने दिन बोले उतने कम करने पड़ेंगे, सब्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल, एक फीमेल को आपने बोला कि उसकी ईडीडी आई है 14 फरवरी और उसकी साइकिल चलती थी 24 दिन की। परीक्षा में सवाल दिया, उस सवाल से आपने निकाली ईडीडी, निकाली 14 फरवरी। सवाल में यह भी लिखा उसकी साइकिल 24 दिन चलती थी। 24 दिन मतलब 4 दिन कम चलनी, 28 दिन की चाहिए थी, 4 दिन कम चली, तो उसकी ईडीडी जो आई है 14 फरवरी उसमें 4 दिन कम कर दें, कम कर दें, सब्सट्रैक्शन। ऑपोजिट बोलें, यदि किसी क्वेश्चन में साइकिल को 28 से ज्यादा दिन का बता रखा है, ये याद रखना 35 से कम होना चाहिए, 28 से ज्यादा बता रखा है कि 30 दिन चली, 32 दिन चली, 34 दिन चली, तो जितने दिन ज्यादा चली उतना ईडीडी में आप क्या करेंगे? एडिशन। तो यहां पे हमें दो शिक्षा मिलती है, साइकिल 28 दिन से ऊपर नीचे कम ज्यादा हो तो ईडीडी पे फर्क पड़ेगा। एलएमपी में जो वेजाइनल ब्लीडिंग है 3, 4, 5, 6, 7 दिन चले उससे ईडीडी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ईडीडी से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते समय ये बेसिक इंफॉर्मेशन पहले रखें। तो फिजियोलॉजिकल चेंज स्टार्ट करने से पहले आपको जो कुछ सूचनाएं सामने बोर्ड पर दी गई वो ये, नंबर 1, प्रीनेटल सिर्फ प्रेगनेंसी वाला समय है जो शुरू होता है कंसेप्शन से। पेरीनेटल सारा का सारा समय है जो शुरू होता है क्वालिटी प्रेगनेंसी वायबिलिटी से। नंबर 2, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन बताने के 4 तरीके, अंग्रेजी कैलेंडर महीना 9, वीक 40 दिन 280, चांद महीना 10। 2 गेस्टेशनल पीरियड सवाल बन के आया, जवाब देके गया 266 दिन। ईडीडी नैगली का फॉर्मूला 7 दिन पहले 9 महीने बाद में, जो पिछली बार महीना आया था वो कब आया था बस वही नोट करना, उसके बाद कितने दिन चला दैट डजंट मैटर। साइकिल 28 से कम ज्यादा होगी तो आपकी ईडीडी पे फर्क पड़ेगा। अब आते हैं इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में सर से लेके पैर तक हर एनाटॉमी के सिस्टम में होंगे। जीआईटी में चेंज, रेस्पिरेटरी में चेंज, मस्कुलोस्केलेटन में चेंज, रीनल में चेंज, एंडोक्राइन में चेंज, कार्डियोवैस्कुलर में चेंज, हर सिस्टम में चेंज आ रहा है। सबसे पहले अपन लेंगे ऐसा सिस्टम जिसमें मैक्सिमम चेंज आ रहा है, और वो सिस्टम वो होगा जहां पर प्रेगनेंसी की सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्रेगनेंसी के सारे स्ट्रक्चर मतलब जहां बच्चा होता है, जहां प्लासेंटा होता है, जहां एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और वो जगह कौन सी है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो अपन पढ़ेंगे वो सिस्टम होगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मार्क कर देते हैं 1 by 1, बहुत सारे सिस्टम को अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट वन जिस सिस्टम में अपन चेंजेस पढ़ेंगे वो अपने पास आएगा रिप्रोडक्टिव। तो अपन ने कह दिया रिप्रोडक्टिव चेंजेस। आज के लेक्चर में सर्वाधिक जानकारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस के नाते जो आपको बताई जाएंगी वो होगी हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे वो इनके अंदर इंक्लूड होने वाले पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में ही आपको बताए जाएंगे।
सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब क्या हो गया। सर्विक्स, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, ब्रेस्ट, ये सब हुए। बात करते हैं यहां पे कि इन सब में कुछ बेसिक चेंज आएंगे। बेसिक चेंज की पूरी टर्मिनोलॉजी है। जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में कॉमन कुछ चेंज आएंगे, जैसे नंबर बढ़ेगा, हाइपरप्लेजिया, आकार बढ़ेगा, हाइपरट्रॉफी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, हाइपरमिया, कंजेशन बढ़ेगा, एडीमा, वीनस ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, वेरिकोसिटीज। तो कॉमन चेंजेस हैं जिन्हें बोलते हैं बेसिक। तो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जितने भी हैं उनमें कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं। वो बेसिक चेंजेस क्या होते हैं जो मैंने बोले वो सारे वही होते हैं। नाम लिया अपन ने क्या क्या, तो कह सकते हैं हर ऑर्गन में सेल का नंबर बढ़ना, हाइपरप्लेजिया, हर ऑर्गन में साइज बढ़ जाना, हाइपरट्रॉफी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाना, हाइपरमिया, ब्लड कलेक्ट हो जाना, वहां पे कंजेशन, नसों का सूज जाना, वेरिकोसिटीज। तो ये एक बेसलाइन है, ये एक बेसलाइन है अंदर के मेन कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले। फायदा क्या होगा, जैसे सामने मैं लिखूंगा ऑर्गन वेजाइना, बार बार ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा। इतने चेंजेस तो हो गए, इसके अलावा जो है सर वो पढ़ाओ। नाम लिया मैंने सर्विक्स, क्या चेंज आते हैं, इतने चेंज तो हो गए, इसके अलावा है तो वो पढ़ाओ। नाम लिया ब्रेस्ट चेंजेस, इतने तो हो गए, इसके अलावा है तो वो पढ़ाओ। कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लिस्ट सामने जो बोर्ड पे अभी मेरे द्वारा आने वाली है, हर ऑर्गन में ये सारे चेंज कॉमन हैं। इसके अलावा कुछ हो तो वन पढ़ेंगे। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन अपन आते हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, तो उसे बोल दिया अपन ने ए करके वल्वा। नंबर 1 वल्वा लिया गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। वल्वा में कुछ नहीं लिखना है, मैं भी नहीं लिख रहा हूं। क्या बोलेंगे, इसमें कोई अलग सा चेंज नहीं आता, इसमें सिर्फ वही सारे चेंजेस आते हैं जो बेसिक में आपने लिस्ट बनाई। कुछ नया इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, तो इसे छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, तुरंत बी वाले पोर्शन पे आ गए। बी के अंदर वल्वा के बाद अपन चेंज पढ़ना शुरू करते हैं वेजाइना। तो वेजाइना में बेसिक चेंज तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, वो तो हो गए। अब आगे सुने। बेसिक मतलब वेजाइना में हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरमिया, कंजेशन, एडिमा, वेरिकोसिटी, पिगमेंटेशन हो गया। एक्स्ट्रा क्या है वो देखें। तो वेजाइना में फर्स्ट एक्स्ट्रा चीज है होने वाले डिस्चार्ज। सर्विक्स जो म्यूकस बनाती है, वेजाइना रस्ते से ही वो निकल के बाहर आती है। जैसा अपन ने प्रेगनेंसी साइन में भी पढ़ लिया, प्रेगनेंसी टाइम में एस्ट्रोजन के इफेक्ट से बहुत ज्यादा म्यूकस बनती है, तो यहां वेजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा बनेंगे, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा के लिए टर्म होती है कोपियस। नाम लिखता हूं मैं, वेजाइना में डिस्चार्ज आए और वो डिस्चार्ज बहुत ज्यादा थे, तो ज्यादा के लिए टर्म लिख रहा हूं कोपियस। आपके भी आ जाए तो परेशान मत होना। वेजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा, कोपियस का मतलब है एक्सेसिव। और एक जनरल थिंग, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बनती है, एक्स्ट्रा बनती है, कोपियस बनती है, तो नेचर में उनमें आ जाता है पतलापन, थिन नेचर हो जाता है। तो ये डिस्चार्ज भी जो है बहुत सारे बनने के कारण अपने पास हो जाते हैं थिन नेचर के। एक लैंग्वेज है, यदि कम बनते हैं तो कंसंट्रेट होते हैं थिक, ज्यादा बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, तो नेचर में पतलापन। तो वेजाइना में पहला अपने पास एक्स्ट्रा चेंज है डिस्चार्ज को लेकर। डिस्चार्ज करेक्टर बोर्ड में मेंशन कर दिया गया है, वही इंपॉर्टेंट है, कोपियस। वेजाइना में बात चलती है फिर अगले चेंज की, तो आता है पीएच को लेकर, वेजाइनल पीएच। अब पीएच को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। नॉर्मल वेजाइनल पीएच एसिडिक। वेजाइनल पीएच टाइम टू टाइम लाइफ में बहुत बार वेरी करती है, वेरिएशन लाती है।
नॉर्मल वेजाइनल पीएच एसिडिक 4 से 5 होती है या एवरेज 4.5। प्रेगनेंसी में पढ़ना है कि एक्स्ट्रा चेंज क्या हुआ, तो बोलते हैं मोर एसिडिक, और वो रेंज है 3 से 4 या 3.5। तो अलग सा स्टेटमेंट है पीएच को लेकर। प्रेगनेंसी में पीएच कैसी हो जाती है, तो जवाब देना है मोर एसिडिक। एग्जैक्टली आपसे पूछ ले तो वो होती है 3 से 4, और 3 से 4 का मतलब है बीच में 3.5। तो यहां पर ये चीज तैयार रहे। ये जो पीएच बता रहा हूं मैं प्रेगनेंसी वाली बता रहा हूं, नॉर्मल नहीं बता रहा। नॉर्मल वेजाइनल पीएच 4 से 5 होती है, 4.5 होती है एसिडिक। पर प्रेगनेंसी में फायदा क्या हुआ, और ज्यादा परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ, मोर एसिडिक 3 से 4 या 3.5। तो वेजाइना में 2 चेंजेस। बल्वा में बोल दिया केवल बेसिक चेंज होते हैं, वेजाइना में 2 चेंज बता दिए। आते हैं अपन अपने नेक्स्ट ऑर्गन पे। बल्वा वेजाइना के बाद में सी पे लेके चलते हैं अगले ऑर्गन को, और वो अपने पास है सर्विक्स। सर्विक्स में क्या क्या चेंज आए उनकी लिस्ट बनाते हैं 1 बाय 1। अपने पास क्या क्या अवेलेबल है सर्विक्स में। बेसिक चेंज अवेलेबल है, बार बार रिपीट नहीं करने। प्रेगनेंसी साइन में गुडल साइन जैसा पढ़ लिया, वो भी जान लिया। अब देखें नई चीज क्या है। तो नंबर 1 सर्विस में बात करेंगे टर्म की। टर्म होगी ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया शब्द व्हाइट डिस्चार्ज को बोलते हैं। फीमेल में म्यूकस जो बनती है वही डिस्चार्ज के रूप में बाहर आती है। यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, नॉर्मल है, और उसमें ज्यादा डिस्चार्ज बनते हैं, तो वो इंफेक्शन को बताता है, ल्यूकोरिया बीमारी को, पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। लेकिन जब एक फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम जानते हैं उसमें भी डिस्चार्ज ज्यादा बनेंगे। पर प्रेग्नेंट फीमेल में जो डिस्चार्ज ज्यादा बन रहे हैं वो इंफेक्शन के कारण नहीं बन रहे, वो एस्ट्रोजन के कारण बन रहे हैं। देखिए कितना अंतर है। नॉर्मल फीमेल में डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए तो संक्रमण के कारण पैथोलॉजी, प्रेग्नेंट फीमेल में डिस्चार्ज ज्यादा हो जाए तो नॉर्मल ड्यू टू एस्ट्रोजन फिजियोलॉजी। इसीलिए सर्विक्स में पहला चेंज लेके चलते हैं, वो चीज कहलाती है फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। यदि नॉर्मल फीमेल होती और डिस्चार्ज ज्यादा होते तो मैं नाम देता पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। लेकिन ये प्रेगनेंसी है, हार्मोन का इफेक्ट है, तो बोल दिया फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया। नेक्स्ट वन, सर्विक्स में इंपॉर्टेंट है इसकी लंबाई के बारे में। लंबाई वाली बात यह है, सर्विक्स 2 ओस के बीच की दूरी होती है, इंटरनल ओस, एक्सटर्नल ओस। प्रेगनेंसी में देखेंगे जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया से अपना आकार कम ज्यादा कर लेते हैं, बड़ा छोटा कर लेते हैं। सर्विक्स की स्पेशल बात यह है उसका जो मेजरमेंट है 2.5 सेंटीमीटर, वो चेंज नहीं होता। कंप्लीट 9 मंथ ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी में कभी भी सर्विक्स अपनी लेंथ में अल्टर नहीं करती है, ये कॉन्सेप्ट मेंटेन रखती है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम दे देते हैं अनचेंज लेंथ। ये अलग है, बाकी सब मौका परस्त हैं, देखते ही अपनी लंबाई परिवर्तित कर लेंगे। पर यह सर्वाइकल स्ट्रक्चर लेंथ में चेंज नहीं करती है, नाम आ गया अनचेंज लेंथ। सेकंड चेंज। नेक्स्ट वन आता है सर्वाइकल पोजीशन को लेकर के। तो जब भी ऐसी चीज आए पोजीशन वाली, तो याद करना आपको पेल्विस में जो ब्रिम मैंने बताई थी, उससे मैं कहा था कि अपने किसी भी और ऑर्गन की एनाटॉमिकल पोजीशन क्लियर करने के लिए इसका रेफरेंस इजीली दिया जा सकता है। उस ब्रिम के अकॉर्डिंग ही आप यहां पोजीशन देंगे। वो ब्रिम, वो सर्किल पूरा जो बताता था कि जो ऊपर की तरफ था वो पोस्टीरियर और जो नीचे था वो एंटीरियर। एक बार गो थ्रू हो जाए इस चीज से, तो अपने पास ये ब्रिम बनाते थे, ये आगे वाला हिस्सा प्यूबिस होता था एंटीरियर, और ये पीछे वाला हिस्सा सैक्रम वाला होता था पोस्टीरियर। इसके अकॉर्डिंग सर्वाइकल पोजीशन मैं वैरी करके बताता हूं आपको क्या कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सर्विक्स यहां अवेलेबल थी,
जिसे बोलते हैं सेंटर या मिड लाइन। नॉर्मली नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में सर्विक्स सेंटर में है, मिड लाइन में है। प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक, क्योंकि यूट्रस पेल्विस से निकल के ऊपर एब्डोमेन में जाता है, ऊपर, तो सर्विक्स को भी अपने साथ मसल्स से ऊपर की तरफ खींचता है। तो प्रेगनेंसी में यदि सर्वाइकल मसल फाइबर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जो ऊपर जाता है क्या कहलाता है, पोस्टीरियर। इसी प्रकार एट द टाइम ऑफ लेबर, जब लेबर वाला समय आएगा, डिलीवरी वाला पीरियड आएगा और एक फीटस यूटेराइन कैविटी से पेल्विक कैविटी में नीचे की तरफ आएगा, तो अब की बार मसल्स फाइबर को भी डाइवर्ट किया जाएगा नीचे की तरफ, और नीचे डाइवर्ट करेंगे मतलब कहां पर आ रही है, एंटीरियर। तो नॉर्मली कहां थी, मिड लाइन में। प्रेगनेंसी में कहां चली गई, ऊपर। लेबर में कहां गई, नीचे। ऊपर नीचे को नाम देने एंटीरियर पोस्टीरियर। तो प्रेगनेंसी में पोस्टीरियर, डिलीवरी में एंटीरियर। सर्वाइकल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर में अपन डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिशप स्कोर। वहां स्कोरिंग में भी सर्वाइकल पोजीशन का रेफरेंस आने वाला है। तो पोजीशन अपन बोल दें 3 प्रकार से। एक बोलेंगे नॉर्मल फीमेल में कैसी, दूसरा बोलेंगे प्रेगनेंसी में कैसी, थर्ड वन बोलेंगे डिलीवरी या लेबर के समय कैसी। जैसी मिल रही है वैसे ही जवाब दे दो। नॉर्मली कहां पर होती है, मिड लाइन में, सेंटर में। प्रेगनेंसी में कहां चली गई, पीछे मतलब पोस्टीरियर। डिलीवरी और लेबर में कहां पे आ गई, आगे की तरफ मतलब एंटीरियर। तो ये अपने पास सर्वाइकल पोजीशन। सर्वाइकल ऑर्गन चेंजेस, सर्विक्स में लास्ट ऑर्गन चेंज पढ़ते हैं अपन, तो वो एक कंडीशन है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेड सिंड्रोम। सर्वाइकल एपिथेलियम चेंज होने से डेवलप होने वाला एक फिजियोलॉजिकल चेंज, रेड सिंड्रोम। क्या मीनिंग है, अंडरस्टैंड करें। रेड सिंड्रोम अपने आप में बड़े सा बीमारी नहीं है। एमसीक्यू यदि पुटअप हो जाए तो हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए, हमने कहीं ना कहीं इस टर्म को जरूर पढ़ा है। इसका लिंक है सर्वाइकल एपिथेलियम चेंज से। प्रेगनेंसी में 2 काम एक साथ हुए। एक तो सर्विक्स के जो एपिथेलियम है, कॉल्यूमनर, क्यूबॉइडल, उसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो रहा है। उन परतों में नई नई परतों का निर्माण होना है, न्यू लेयर्स फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड वन, उसी सर्विक्स से एक्सेसिव म्यूकस भी निकल रहा है। लगातार म्यूकस निकलने से एनवायरनमेंट मॉइस्ट रहता है, और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में जो नई लेयर हैं उनका डैमेज भी बहुत जल्दी होता है। प्रेगनेंसी के कारण न्यू लेयर फॉर्मेशन, एस्ट्रोजन के कारण इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन। इंक्रीज म्यूकस से एनवायरनमेंट मॉइस्ट, और मॉइस्ट एनवायरनमेंट से न्यू लेयर डैमेज। तो जब न्यू लेयर डैमेज होती है तो वहां पे स्पॉटिंग हो जाती है, डॉट 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 रेड स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं एक सिंड्रोम को। सामने नाम लिखा उसका, रेड सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम किससे रिलेटेड हुआ, सर्वाइकल एपिथेलियम चेंज से। मेंशन कर देता हूं इस लाइन को मैं, रेड सिंड्रोम इज रिलेटेड टू सर्वाइकल एपिथेलियल चेंजेस। तो ये चेंजेस सारे आपको बताए गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सर्विक्स के बारे में। आपको रिमेंबर करा दूं कि अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। उस कंडीशन में अपन सबसे पहले डिस्कस करने आए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। वहां अपन ने अभी तक A-B-C तक पहुंच चुके हैं। नंबर 1 A, वल्वा, ओनली बेसिक चेंजेस। नंबर 2 वजाइना, 2 चेंजेस, डिस्चार्ज को लेके और पीएच को लेके। नंबर 3 सर्वाइकल चेंजेस, सामने कंटेंट अवेलेबल है। ज्यादा म्यूकस बनना नॉर्मली फिजियोलॉजिकल लिकोरिया। मेन कॉन्सेप्ट लेंथ चेंज नहीं होगी, अनचेंज लेंथ। पोजीशन अकॉर्डिंग टू पेल्विस एक्सप्लेन की गई, नॉर्मल, मिड लाइन और एंटीरियर। और लास्ट वन रेड सिंड्रोम। नेक्स्ट वन आते हैं अपन सर्विक्स के बाद में सबसे बड़े उस मेजर ऑर्गन पे जिसमें 9 मंथ तक फीटस सर्वाइव करता है। तो A-B-C के बाद में अपन आते हैं अपने पोर्शन डी पे, और इस डी का नाम है
यूट्रस। इस यूट्रस में सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आएगी इसके साइज को लेके, वेट को लेकर और लोकेशन को लेके। प्रेगनेंसी में किस प्रकार एक यूट्रस का साइज, वेट और लोकेशन चेंजेस होते हैं। तो बात करें वन बाय वन। साइज देखें तो साइज की ये रेंज है, बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं कि 7.5 सेंटीमीटर का नॉर्मल होता है, जो प्रेगनेंसी के एंडिंग में लगभग 35 तक का हो जाता है। 7.5 सेंटीमीटर का दिखने वाला यह आइटम 9 मंथ ऑफ गेस्टेशन के एंड पे 35 तक का हो जाता है। साइज, वेट पे आए, 60 ग्राम नॉर्मल रखने वाला लगभग एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी 900 टू 1000 ग्राम तक अचीव कर लेता है। वेट, लोकेशन देखें, एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी लोकेशन थी पेल्विक कैविटी, जो प्रेगनेंसी में पूरी कवर कर चुकी है किसको, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये अपने पास 3 बेसिक लाइनें बता रहा हूं यूट्राइन चेंजेस के रिगार्डिंग, साइज में, वेट में, लोकेशन पे, ये 3 चेंज। इन 3 चेंज के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट होती है यूट्रस की शेप में आने वाले चेंज। वो शेप में आने वाले चेंज एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइम पे मल्टीपल टाइम पूछा गया है, उसके लिए कंटेंट अपन लेके आते हैं। तो शेप अपन बोलते हैं वन बाय वन। नॉर्मली कैसे होती है, नॉर्मल शेप। उसके बाद बैक टू बैक 3 वीक का समय होता है, एक अपने पास 6 वीक, एक अपने पास 8 वीक और एक नाम आ गया 12 वीक। लास्ट वन सिग्निफाई करने के लिए 28 वीक और ये टर्म पीरियड बोल देते हैं 38। अलग अलग माइलस्टोन्स वाले वीक पे इसकी शेप वेरी करती है और वेरी करके रिजल्ट कहलाती है। तो वो देखें, नॉर्मली यूट्राइन शेप को बताया जाता है पायरीफॉर्म, नंबर 1। अब ये बैक टू बैक 3 जो टाइम है 6, 8, 12, इनमें 3 फेमस नाम है। हैंस एग क्रिकेट बॉल ग्लोब्यूलर, हैंस एग क्रिकेट बॉल ग्लोब्यूलर मेंशन करता हूं, यहां 6 वीक पे मेंशन कर दिया हैंस एग। आगे बढ़ गए 8 वीक पे क्रिकेट बॉल और लास्ट वन 12 वीक पे लिख दिया मैंने ग्लोब्यूलर। 3 बेसिक चीजें। 28 वीक पे एक बार फिर से ये अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जो नॉर्मली इसकी होती है पायरीफॉर्म, और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और नियर टू डिलीवरी ये हो जाता है स्फेरिकल। अब हम इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क्स हैं इन सभी वीक के, उनको आपको बताएंगे। नॉर्मली 6 वीक, 8 वीक, 12 वीक, 28, 38 बनने वाले सभी धनाधन एमसीक्यू को गौर करना शुरू करें। सबसे पहली बात, कितने प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं? फर्स्ट एमसीक्यू, नॉर्मल यूटेराइन शेप कैसी होती है? पहला सवाल, नॉर्मल यूटेराइन शेप कैसी होती है? तो आपके पास जवाब ये रहा, नॉर्मल के आगे आंसर है पायरीफॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, प्रेगनेंसी में वो कौन सी ड्यूरेशन है, वो कौन सा गेस्टेशनल वीक है जब एक यूट्रस वापस से अपनी नॉर्मल शेप अचीव करता है? नॉर्मली कैसा होता है? पायरीफॉर्म। वापस से पायरीफॉर्म कब हो जाता है? तो उसके लिए सामने बोर्ड पे ये विजुअलाइज हो रहा हो आपको, तो 28 वीक गेस्टेशन। 28 वीक का मतलब होता है 7 महीने बाद एक फीमेल का नॉर्मल यूट्रस पायरीफॉर्म था, जो प्रेगनेंसी में 7 महीने बाद एक बार फिर से आपको पायरीफॉर्म विजुअलाइज होगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, यूटेराइन शेप में चेंजेस, मैक्सिमम चेंजेस कौन से ट्राइमेस्टर में आते हैं? तो उसमें आप देखेंगे नॉर्मल कंटेंट छोड़ दिया 28, तो ये जो तीनों एक साथ आ रहे हैं 6, 8, 12, ये तीनों के तीनों कौन से ट्राइमेस्टर को बताना चाहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर को। तो ये आपका थर्ड एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू, नॉर्मल शेप कैसी? पायरीफॉर्म। सेकंड एमसीक्यू, प्रेगनेंसी के कौन से वीक में वापस से यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप अचीव करता है? 28 वीक। थर्ड एमसीक्यू,
प्रेगनेंसी में मैक्सिमम यूटेराइन शेप चेंजेस कौन सा ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और इसके बाद फिर दो धमाकेदार एमसीक्यू और, वो क्या? यहां पे 8 वीक पे जो क्रिकेट बॉल लिखा है, इस क्रिकेट बॉल को कहा जाता है लार्ज ऑरेंज। एम्स भोपाल 2018 लार्ज ऑरेंज। यदि आपको ऑप्शन में क्रिकेट बॉल ना मिले तो आंसर लार्ज ऑरेंज देना है। मजे की बात ये, यदि ऑप्शन में दोनों मिल जाएं, लार्ज ऑरेंज भी और क्रिकेट बॉल भी, तो मोर करेक्ट आंसर देके आना है। जो अभी ब्लू मार्कर से हाईलाइट करवाया जा रहा है वो कौन सा है? लार्ज ऑरेंज। नेक्स्ट वन, 12 वीक पे जो शेप बताइए ग्लोब्यूलर, तो ग्लोब्यूलर शेप को बताना है आपको, या इसे और क्या कहा जाता है? तो वो है फीटल हेड। हमने ग्रिप में जब हेड को पाल्पेट किया था तो उसका भी नेचर ये बताया था ग्लोब्यूलर, तो या तो ग्लोब्यूलर होगा, नहीं तो इसकी जगह आपको जो आंसर देके आना है वो हो गया फीटल हेड। तो ये रहे सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो यहां गौर करेंगे, यूटेराइन शेप को लेकर के सामने जो एक परफॉर्मेंस दिया गया, उस परफॉर्मेंस से कितने प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली अराइज हो रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नॉर्मल शेप कैसी होती है? आंसर सिंपल सा पायरिफॉर्म। 6 वीक पर्टिकुलर में पूछा गया, हैंस अगला क्वेश्चन बना कि वापस पायरिफॉर्म कब अचीव होती है? आंसर 28 वीक। थर्ड एमसीक्यू, मैक्सिमम शेप चेंजेस कौन सा ट्राइमेस्टर में? आंसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्रिकेट बॉल ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर लार्ज ऑरेंज। ग्लोबुलर आंसर नहीं हो तो आंसर फीटल हेड। और लास्ट में 38वें स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब होता है एकदम गोल गोल, राउंड शेप। इसी यूट्रस में एक चेंज और बताते हैं आपको, वो चेंज रिलेटेड है किस चीज से? यूटेराइन मसल्स से। यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन और इसमें पाई जाती है तीनों प्रकार की मांसपेशियां। तीनों प्रकार की मतलब होता है सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडिनल और ऑब्लिक। क्योंकि सारे बेसिक चेंजेस हो रहे हैं, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया हो रहा है, तो मसल्स का एक स्पेशल अरेंजमेंट डेवलप हो जाता है। उस स्पेशल अरेंजमेंट को बोलते हैं अपन क्रिस क्रॉस पैटर्न। और ये क्रिस क्रॉस पैटर्न हमारी फंडामेंटल की बैंडेजेस में एक्सप्लेन किया जाने वाला फिगर ऑफ 8 की तरह भी दिखता है, जिसका प्रेजेंटेशन मैं आपको सामने बोर्ड पर दिखाता हूं कैसे ये क्रिस क्रॉस पैटर्न जो है हमें विजुअलाइज होता है। यहां नोट करें, ये देखें, ये बताना चाहता है सभी प्रकार के मसल्स का अरेंजमेंट। यूट्रस में जो मसल्स थी तीनों प्रकार की, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ऑब्लिक, इस प्रकार आपस में अरेंज हुई, क्रॉस हुई कि उन्होंने क्रिस क्रॉस पैटर्न डेवलप किया। ऐसा स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है प्रेजेंटेशन। सारे चेंजेस अभी तक अपन देख रहे थे यूट्रस के अंदर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की लिस्ट में नंबर ए वल्वा, नंबर बी वजाइना, नंबर सी सर्विक्स, नंबर डी अपने पास यूट्रस, और फाइनल आते हैं असेसरी सेक्स ऑर्गन को लेकर के जो है ब्रेस्ट चेंजेस। काफी इंपॉर्टेंट, ये अपन ने लिखा ई, और यहां डिस्कस करेंगे अपन ब्रेस्ट चेंजेस। अब ब्रेस्ट चेंजेस में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड होंगे, बड़े ध्यान सुनते जाएं। नंबर 1 जनरल सी लाइन, प्रेगनेंसी साइन में भी आपको कुछ बात मैंने सिखाई थी कि ब्रेस्ट चेंजेस जो होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन इंड्यूस होते हैं, प्रिकलिंग सेंसेशन वाले। वहां पे नोट भी करवाया था लैक्टेशन वाले जो चेंजेस आते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आते हैं एचपीएल हार्मोन के कारण। पहला सवाल ब्रेस्ट चेंजेस से बनता है वो ये कि ब्रेस्ट कौन सी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ब्रेस्ट में खुद में जो चमड़ी है उसकी एरियोला के अंदर, चमड़ी के नीचे सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन ब्रेस्ट खुद किसका मॉडिफिकेशन है? तो आंसर देना है स्वेट ग्लैंड। ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्लियर रहे। सेकंड स्टेटमेंट, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंज में
ब्रेस्ट में मैक्सिमम चेंज किस टारगेट को लेके करना चाहते हो, तो टारगेट एक ही है, और वो कौन सा है अपने पास में, लैक्टेशन वाले चेंजेस। अब लैक्टेशन चेंजेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लैक्टेशन करवाना है। लैक्टेशन प्रोसेस आफ्टर डिलीवरी ही कंप्लीट होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन पहले से हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन वाली ये जो टाइम ड्यूरेशन है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद शुरू होगी, 12 वीक के बाद। तो लैक्टेशन का जो रिजल्ट होता है कोलोस्ट्रम, वो भी आपको मिल सकता है कब, 12 वीक के बाद। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसे लर्न करें, इसे अटेंशन दें। वो क्यों, कई बार हमें सिर्फ यही याद रह जाता है कि मां का पहला पीला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है, परंतु वो पहला कोलोस्ट्रम 100% आफ्टर बेबी बर्थ आएगा ये जरूरी नहीं। वो कोलोस्ट्रम ब्रेस्ट के थ्रू, निप्पल के थ्रू रिलीज होने लग जाता है प्रेगनेंसी में भी, पर ये कब रिलीज होगा, 12 वीक के बाद। क्योंकि कोलोस्ट्रम का निकलना इंडिकेटर है किस चीज का, लैक्टेशन वाले चेंज का, और वो चेंज ब्रेस्ट में कब आते हैं, 12 वीक के बाद। तो ब्रेस्ट चेंज में पहले 3 इंफॉर्मेशन ये कि ब्रेस्ट मॉडिफिकेशन किसका है, स्वेट ग्लैंड का। चेंजेस किसके करवाने हैं, लैक्टेशन वाले। कब करवाएंगे, 12 वीक के बाद। और क्या मिलेगा अपने को, कोलोस्ट्रम। इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग वो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। उनमें क्या होता है, ब्रेस्ट में सेंटर में निप्पल है, निप्पल के अराउंड जो डार्क पोर्शन होता है वो एरियोला कहलाता है। सेंटर में निप्पल है और इसके अराउंड जो डार्क पोर्शन है वो एरियोला कहलाता है। उस एरियोला की चमड़ी में, एरियोला की स्किन के नीचे 5 से 15 सिबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल होते हैं। इस एरियोला की स्किन के नीचे, ये ग्रीन मार्कर से डॉट कर रहा हूं, 5 से 15 सिबेसियस ग्लैंड ट्यूबरकल होते हैं। नॉर्मली चेक करने मत लग जाना, ऐसा नहीं दिखते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। अब प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ये सारे ट्यूबरकल ग्रोथ करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो यही सारे ट्यूबरकल ग्रोथ कर करके ऐसे बड़े हो गए या प्रोलिफरेट हो गए, आकार बड़ा कर दिया। तो इन सारे नन्हे मुन्नों ने जो चमड़ी के नीचे दबे मरे पड़े थे, कभी अपना जलवा नहीं दिखा पाए थे, प्रेगनेंसी वाले समय पे एक उभर करके बाहर आते हैं। ऐसे उभर करके बड़े बड़े दाने, ये वही छोटे छोटे हैं जो चमड़ी में दबे पड़े थे और आज मौका देखकर बड़े हो गए। इन्हें कहते हैं मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल। इन्हीं को कहा जाता है मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल। और ये मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल संख्या में कितने होंगे, ये उतने ही होंगे जितने दाने थे। दाने कितने बताए आपको, 5 से 15। तो जब ये चमड़ी में दबे हुए थे तो एरियोला ने ढके हुए थे, और आज जब ये बड़े हो गए तो इनको एक और टोपी पहनाओ और इनके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग जो लगाते हैं उस एक्स्ट्रा कवरिंग को बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। हर फीमेल के पास नेचुरली जो होता है प्राइमरी एरियोला, पर प्रेग्नेंट फीमेल में मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल को कवर करने के लिए जो एक्स्ट्रा बन जाता है उस कलाकार का नाम होता है सेकेंडरी एरियोला। और इसका प्रेजेंटेशन आप लोग देखें सामने की तरफ, आपके बुक में अवेलेबल है, सामने दिखाया गया है। यहां इस डायग्राम में नोट करें, ये देखिए, ये नॉर्मल स्किन है। नॉर्मल स्किन के अंदर आप अटेंशन से देखें, ये नॉर्मल एरियोला। इस नॉर्मल एरियोला के स्किन में ये जो डॉट डॉट बता रखे हैं ये सिबेसियस ग्रंथि के दाने हैं, 5 से 15। अब इन्हीं सबको अपन ने इस तरीके से प्रोलिफरेट कर दिया, आकार बड़ा कर दिया। और आकार बड़ा कर दिया तो इन्हें कवर करने के लिए एक और सर्किल का डेवलपमेंट हुआ। ये था नेचुरल सर्किल और ये है एक्स्ट्रा सर्किल। तो एक्स्ट्रा सर्किल जो डेवलप हो गया उसे नाम दे दिया सेकेंडरी एरियोला। जो हमेशा से प्रेजेंट था उसका नाम था प्राइमरी एरियोला। और जो दाने सिबेसियस ग्रंथि के थे 5 से 15 वो बड़े हो गए तो नाम दिया मॉन्टेगोमेरी ट्यूबरकल। ब्रेस्ट चेंजेस एक्सप्लेनेशन के साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट सिस्टम के चेंज कंप्लीट होते हैं।
थोड़ा साथ बरकरार रखिएगा, क्योंकि फिजियोलॉजिकल चेंज में हमें सभी सिस्टम के चेंजेस एक्सप्लेन करने हैं। तो कंप्लीट टॉपिक को भी 2-3 लेक्चर से कवर किया जाएगा। आज के लेक्चर में अपन लोगों ने जो प्राइमरी चीज पढ़ी है वो सिर्फ स्टडी करा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आने वाले चेंजेस, और उस कैटेगरी में आप लोगों ने जिस ऑर्गन में चेंजेस देखे वो अपने पास थे बेसिक चेंजेस, एबीसीडी करके पढ़ा। सबसे पहले देखा वल्वा में सिर्फ बेसिक चेंज आते हैं। नेक्स्ट वन वजाइना में 2 चेंज थे, डिस्चार्ज और पीएच को लेकर। सर्विक्स में चेंजेस ल्यूकोरिया के, लंबाई ना बदलने के, पोजीशन के और सिंड्रोम के। सर्विक्स के बाद मेजर स्ट्रक्चर यूट्रस है, जनरल से 3 चेंज और इंपॉर्टेंट वन टेबल। टेबल में कई सारे सवाल, नॉर्मल शेप कैसी, ये नॉर्मल शेप दोबारा अचीव कब, मैक्सिमम चेंजेस कब, क्रिकेट बॉल की जगह आंसर क्या, ग्लोबुलर की जगह आंसर क्या, और फिर लास्ट वन देखे आपने मसल्स में चेंज जो क्रिस क्रॉस पैटर्न बनता है। ब्रेस्ट के अंदर पहला सवाल स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, चेंजेस लैक्टेशन वाले करने, निकालना कोलेस्ट्रम है, आएगा 12 वीक के बाद, और फिर स्ट्रक्चर ट्यूबरकल और सेकेंडरी एरियोला। तो आज के लेक्चर में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ऐसे ही 1 by 1 और भी रिमेनिंग सिस्टम के चेंजेस सक्सेसिवली लेक्चर्स में अपन पढ़ेंगे। अभी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।